हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोरम क्लास में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का आज ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस चैनल पे अपलोड है, जाकर उसको देख लीजिए। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में वर्ग पढ़ रहे थे, तो वर्ग हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे रोमबस। रोमबस मतलब देखिए समचतुर्भुज, वर्ग जैसा ही होता है। देखिए वर्ग को यहाँ पे थोड़ा सा वर्ग को खींच दीजिए तो यहाँ पे रोमबस बन जाता है। ये है वर्ग, ये वर्ग है। अगर इसकी यहाँ पे इस शीर्ष को दोनों से पकड़ खींच दीजिए तो ये थोड़ा सिकुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रोमबस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, रोमबस बन जाएगा। लेकिन इसके भुजाओं में फर्क नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे ए है, इसकी चारों भुजें बराबर होती है, इसकी भी चारों भुजें क्या होती है, बराबर होती है। इसकी भी चारों भुजें, इसको पकड़ के थोड़ा खींच दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, ये रोमबस बन जाएगा। रोमबस मतलब समचतुर्भुज बन जाएगा। तो समचतुर्भुज और वर्ग की प्रॉपर्टी जो है मैच मैच काफी प्रॉपर्टी जो है मैच खाती है। थोड़ा सा इसमें दोनों में अंतर होता है। अब देखिए, इसके चारों भुजें बराबर होती है, इसके समचतुर्भुज के चारों भुजें क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ देखिए ए बी सी और डी, इसकी चारों भुजें बराबर होगी वर्ग की, तो समचतुर्भुज की भी चारों भुजें बराबर होगी। अगर इसके देखिए, इसके यहाँ पे कोण 90 डिग्री होंगे, प्रत्येक कोण इसके 90 डिग्री होंगे, लेकिन इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होते। अब कैसे 90 डिग्री होंगे बताइए, आप ही बताइए। जहां पे जब इसको पकड़ के खींच देंगे ये सिकुड़ जाएगा, तो ये कोण क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कि नहीं, ये दोनों कोण बड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और ये दोनों कोण जब इसको खींचेंगे, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। इसके देखिए दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं इसके। दोनों विकर्ण, अगर दोनों विकर्ण इसके बराबर होते हैं, यहाँ पे D1 है और ये है D2, तो D1 बराबर यहाँ पे, सॉरी D1 बराबर यहाँ पे D2 होंगे, D1 बराबर D2 होंगे। और यहाँ पे इसके भी दो विकर्ण हैं, इसको मिलाएंगे, यहाँ पे इसके दो विकर्ण होंगे। यहाँ पे है A B C D, दो विकर्ण इसके भी होंगे, ये होगा D1 और ये होगा D2। तो D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा, मतलब इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे। लेकिन एक बात है, इसके दोनों विकर्ण जो है इसको बराबर भागों में बांटते हैं, इसको बराबर भागों में ये बांटते हैं। इसके भी दोनों विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। यहाँ पे ये और ये क्या होगा, बराबर होगा, और यहाँ पे ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। इसके कोण जो है, यहाँ देखिए, ये जो है वर्ग के कोण इसको समद्विभाजित करते हैं। इसके कोण को ये इसके विकर्ण जो है समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे इसके भी विकर्ण इसके कोण को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये प्रॉपर्टी मैच खाती है। इसके कोण जो है, ये इसके विकर्ण इसके कोणों को समद्विभाजित करते हैं, इसके भी विकर्ण जो है इसके कोणों को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए वर्ग के प्रति यहाँ पे विकर्ण जो है इसको 90 डिग्री काटते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री के, यहाँ पे भी 90, सब 90 बनता है। तो इसके भी यहाँ पे एक कोण कितना बनता है, 90 के कोण बनता है। ये कितना बनता है, यहाँ पे भी 90। देखिए कितनी सिमिलरिटी है, दोनों में काफी सिमिलरिटी है। यहाँ भी इसके विकर्ण 90 काट रहे हैं, इसके भी विकर्ण 90 काट रहे हैं। इसको इसके जो है विकर्ण इसके कोण को समद्विभाजित करते हैं, इसके भी विकर्ण कोण को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए इसके विकर्ण इसको त्रिभुज, चार बराबर त्रिभुजों में बांटते हैं वर्ग के, तो इसके भी जो है विकर्ण क्या करते हैं, चार भागों में इसको बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये दोनों ये सब प्रॉपर्टी से क्या करती है, मैच खाती है। तो ये देखिए वर्ग को हम क्या कर सकते हैं, वर्ग को समचतुर्भुज बोल सकते हैं। और देखिए ये समचतुर्भुज मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज, सम मतलब बराबर होता है, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजा। तो अगर चारों भुजें बराबर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज बोलेंगे। तो वर्ग की चारों भुजें तो बराबर है, इसीलिए इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, समचतुर्भुज बोल सकते हैं। अब देखिए इतनी जो है प्रॉपर्टी मैच करती है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी ऊंचाई और उसका जो है आधार को पता होना जरूरी है। इसका क्षेत्र, इसकी ऊंचाई यही है, किसी भी यहाँ देखिए ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ उसके शीर्ष से इस पे लंब डालिए, यहाँ पे लंब डालेंगे तो यही आएगा। ये इसकी ऊंचाई होगी और ये आधार हो गया। यहाँ पे इसकी ऊंचाई और आधार पूरा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मतलब ऊंचाई ए है और आधार भी ए है, तो दोनों को पूरा करेंगे मतलब ए।
यहाँ पे वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, भुजे गुणे भुजे हो जाता है। लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसके अनुलंब डालेंगे तो वो ऊंचाई होगी। ये यहाँ पे 90 डिग्री पे नहीं आ रहा है, ये 90 डिग्री पे यहाँ पे नहीं गिरेगा। इसलिए यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना जरूरी है, इसके दोनों विकर्ण मालूम होने जरूरी है। इसके क्षेत्रफल इसका जो है कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए एक है समचतुर्भुज, ले लीजिए समचतुर्भुज, ये है समचतुर्भुज। तो देखिए समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ए। और यहाँ देखिए इसके विकर्ण है, ये दो इसके विकर्ण है, दो विकर्ण इसको जानते हैं। यहाँ पे ओ पर मान लीजिए ओ पर काट रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया D1 इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं D2। यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक ये BO की लंबाई कितनी होगी, D1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये लंबाई, यहाँ पे OD की लंबाई कितनी होगी, ये भी D1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम AO की लंबाई पूछे तो यहाँ पे D2/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी D2/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर OC की लंबाई पूछे, अब हमने बताया इसके विकर्ण जो है 90 डिग्री पे काटते हैं, तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा, 90 का कोण बनेगा। यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, सभी कोण क्या होंगे, 90 डिग्री बनेंगे। अगर इसमें से हम एक त्रिभुज निकाले, यहाँ पे छोटा सा, देखिए इसको 4 भागों बराबर भागों में बट रहा है, तो 4 त्रिभुज है, इसमें से एक त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज हम लेते हैं BOC। यहाँ पे हम त्रिभुज ले रहे हैं BOC। यहाँ देखिए एक त्रिभुज है BOC, तो BOC में देखिए D1/2 है, ये है D1/2 है, और ये है D2/2 है। यहाँ पे दिख रहा है ना, D2/2 है। और ये तो भुजा है, ये B है और ये O है, और यहाँ पे क्या है, C है। यहाँ पे क्या है, C। ये जो है इस चतुर्भुज की क्या है, भुजा है। भुजा क्या है, A है। अब देखिए अगर हम यहाँ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। हाफ बेस इंटू हाइट, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर होगा हाफ बेस इंटू हाइट होगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ पे बेस इसको मान लीजिए या तो इसको मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं बेस, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इसको थीटा मानेंगे तो यहाँ पे ऊंचाई इसको माननी पड़ेगी, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब को ऊंचाई मान सकते हैं। यहाँ पे इसकी ऊंचाई मान सकते हैं, इसको बेस मान सकते हैं। अगर थीटा यहाँ पे लेंगे, तो हम जो है ऊंचाई किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, और बेस किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। यहाँ पे देखिए कोई भी भुजा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 यहाँ पे गुणे बेस यहाँ पे ले लीजिए D1/2, और गुणे हाइट ले लीजिए इसको, यहाँ पे D2/2, तो D2/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब गुणा करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे हो जाएगा 1/8, यहाँ पे हो जाएगा D1 गुणे D2 हो जाएगा। ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, इसमें क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, ऐसे इसमें 4 त्रिभुज क्षेत्रफल, चार त्रिभुज बन रहे हैं। हमने बताया चारों त्रिभुज का एरिया जो है बराबर होता है, तो चारों त्रिभुज का एरिया बराबर होगा, तो 4 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो इसका क्या आ जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे तो इसका जो है ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे 4 गुणा कर दीजिए, यहाँ पे क्षेत्रफल आएगा ABCD का क्षेत्रफल आएगा, ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, 4 का गुणा करेंगे 4 गुणे 1/8, यहाँ पे D1 गुणे D2 हो जाएगा। 4 के 4 दूनी 8, यहाँ पे आएगा क्या, 1/2 D1 D2 आ गया। इसका मतलब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या आ गया, हाफ D1 इंटू D2, मतलब 1/2 D1 इंटू D2। अगर इसका दोनों विकर्ण पता हो तो इसके क्षेत्रफल हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर इसकी भुजा पता हो तो भुजा से इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है।
भुजा से क्षेत्रफल दिया, अगर भुजा दिया क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए बोला जाए, ये कोण इसका पता होना आपको जरूरी है। अगर ये कोण पता है और इसका जो है भुजा पता है, इससे तब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे केवल भुजा दिया है, कोण अगर यहाँ पे इसमें से एक कोण नहीं पता है, कोई भी कोण पता हो, ये कोण इसमें से कोई कोण पता है, इसका क्षेत्रफल तब निकाला जा सकता है। अगर यहाँ पे केवल भुजा से अगर बोला जाए क्षेत्रफल निकालने के लिए तो नहीं निकाला जा सकता। लेकिन यहाँ पे इसके क्षेत्रफल अगर दोनों विकर्ण दिए हो, एक विकर्ण दिया हो और दूसरी भुजा दिया हो, तो दूसरा विकर्ण निकाला जा सकता है। लेकिन अगर केवल यहाँ पे आपको ये भुजा दिया हो और इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो नहीं निकाला जा सकता। अब देखिए, अगर यहाँ पे भुजा दिया हो और एक कोण दे दिया जाए, मान लीजिए आपको ये कोण दे दिया जाए, ये कोण दे दिया जाए एल्फा, अगर एल्फा दे दिया जाए तब आप इसका जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तब निकाल सकते हैं। एक भुजा दे दिया है और इसके बाद इसका जो है ये कोण दे दिया है, तब कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। यहाँ देखिए ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये वाला फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो है काफी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी रेलवे में देखिए जो क्वेश्चन, रेलवे एग्जाम जो चल रहा है उसमें खूब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोण दे दिया है आपको एल्फा, और हमने यहाँ पे इतना कोण इतना ले लिया, कितना इतना मान लेते हैं थीटा। थीटा क्या होगा, एल्फा का आधा होगा। थीटा क्या होगा, एल्फा का आधा होगा, क्योंकि हमने बताया इसके विकर्ण, इसके त्रिभुजों, इसके जो है इसके कोणों को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसके जो विकर्ण इसके कोणों को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, दोनों मतलब 2 थीटा बराबर एल्फा बराबर क्या होगा, 2 थीटा होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने थीटा ले लिया। अब थीटा बराबर हम यहाँ पे, अगर हमें यहाँ पे D1 चाहिए, D1 कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम साइन थीटा लें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे थीटा अगर इसको मानेंगे तो लंब इसको मानेंगे, अगर थीटा इसको मान ले, इसको मानेंगे तो लंब किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। मान लीजिए थीटा हम इसको मान लीजिए, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब, देखिए थीटा की सामने वाली भुजा लंब होती है, ये थीटा है, इसकी सामने वाली भुजा क्या है, लंब है। तो लंब यहाँ पे क्या हो गया, D1/2 हो जाएगा। लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण सबसे बड़ी वाली भुजा, मतलब 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 सामने वाली ये भुजा, तो यही तो कर्ण होगी, कर्ण यही तो होगी। लंब और आधार चेंज हो सकते हैं, अगर थीटा यहाँ पे मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, थीटा यहाँ पे मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा। तो थीटा यहाँ पे है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और थीटा से जो लगी होती है उसमें से एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। तो ये क्या है, आधार है। तो हाँ, यहाँ साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया, कर्ण ये हो। यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, D1/2a हो जाएगा, D1/2a। इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा D1 यहाँ पे 2a साइन थीटा हो गया। ये समीकरण मान लीजिए 1 मान लीजिए, तो D1 बराबर क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। अब अगर हम यहाँ पे cos थीटा ले, यहाँ cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, D2/2, आधार क्या है, D2/2 है, और इसके बाद बटे में कर्ण क्या है, a है। यहाँ पे हो जाएगा D2 और यहाँ पे हो जाएगा 2a। यहाँ पे इसका गुणा इसके साथ होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे एक इसका गुणा इसके साथ, यहाँ पे D2 कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा 2a cos थीटा हो जाएगा। इसको समीकरण मान लीजिए 2, समीकरण 1 और 2 का गुणा कर लीजिए, समीकरण 1 और 2 का गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, D1 गुणे D2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2a साइन थीटा गुणे 2a cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे गुणा होगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, नहीं तो ऐसा कर लीजिए 2 गुणे 2 कर लीजिए, और यहाँ पे a गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा a², और यहाँ पे हो जाएगा, इसको 2 को हम इसके साथ लिख देते हैं, 2 को किसके साथ लिख देते हैं, 2 को साइन के साथ लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 2a² हो जाएगा, और इसके बाद गुणे यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 जो यहाँ पे है ना, इसको इधर भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए, यहाँ पे गुणा इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा।
यहाँ पे हो जाएगा 1/2 d1 d2 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे क्या बचा है, ए स्क्वायर बचा है, और यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। 2 साइन, देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। यहाँ पे ये देखिए, ये तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ये इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। इसका मतलब अगर भुजा पता हो और उसका एक कोण पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 2 थीटा हमने बताया, अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर यहाँ पे है 2 थीटा। यहाँ देखिए अगर इसका एक अल्फा है, यहाँ ये थीटा है, तो अल्फा बराबर क्या है 2 थीटा। तो यहाँ पे हम थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ देखिए d½ d1 d2 इक्वल टू यहाँ पे है ए स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा। इससे भी इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। यहाँ देखिए अगर इसका कोण, एक कोण हमने बताया, एक कोण मालूम है और भुजा मालूम है, तो इसका क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल इसका निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ भी इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसको फार्मूला याद रखना है बस। ये डेरिवेशन हमने करा दी है कि ये कहाँ से आया, ये ऐसे आया। ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ए बी सी और डी। यहाँ पे इसके 2 विकर्ण है, एक विकर्ण एसी है और विकर्ण, एक विकर्ण यहाँ पे है बीसी, तो बीडी है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम मान लेते हैं सभी भुजा, इसकी मान लेते हैं ए है, ए है, ए है, ए है और यहाँ पे है। और इसको मान लेते हैं D1, इसको क्या मान लेते हैं D1, और इसको मान लेते हैं D2। तो यहाँ से इसको बराबर भागों में बांटता है, तो यहाँ पे बराबर भागों में बांटेगा, तो यहाँ पे D1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, और ये D2/2 हो जाएगा, और ये भी D2/2 हो जाएगा, D2/2 हो जाएगा। मान लीजिए ये ओ पर काटते हैं, हमने बताया इसके यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, इसके विकर्ण जो है 90 डिग्री काटते हैं। इसमें से अभी बीओसी त्रिभुज जो हमने लिया था उसको फिर से ले रहे हैं। यहाँ पे अगर त्रिभुज हम ले बीओसी, यहाँ पे त्रिभुज ले बीओसी, त्रिभुज ले, यहाँ पे ये है बी, ये है बी, ये है ओ, जहाँ पे ओ काट रहा है यहाँ पे ओ है, और यहाँ पे है सी, यहाँ पे सी। ये भुजा ए है, और यहाँ पे देखिए ये D1/2 है और यहाँ पे D2/2 है। अगर हम देखिए यहाँ पे ये क्या है, कर्ण है। जैसे यहाँ पे हमने बताया 90 के सामने वाली भुजा जो होती है, 90 के सामने वाली भुजा ये क्या होती है, कर्ण होती है। ये क्या होती है, कर्ण होती है। और इसमें से ये लंब हो सकता है और ये भी लंब हो सकता है। मतलब अगर यहाँ पे हम थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ पे मानेंगे तो लंब यहाँ पे हो जाएगा, अगर यहाँ पे थीटा मान रहे तो यहाँ पे लंब, ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर हम कर्ण निकालना चाहें तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। प्लस कितना होता है, आधार का स्क्वायर होता है। ये होता है, यहाँ पे कर्ण क्या है, 90 के सामने वाली, ये कोण कितना है, ये कोण 90 डिग्री है। तो ये कोण 90 डिग्री, 90 के सामने वाली भुजा ये क्या है, कर्ण है। अगर कर्ण हम निकालना चाहें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण ए है, तो कर्ण का स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर। अब चाहे लंब इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए, यहाँ पे D1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आधार का स्क्वायर मतलब D2/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा D1 यहाँ पे D1 का स्क्वायर बटे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और प्लस यहाँ पे D2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। दोनों का हर बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का इधर गुणा कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4A इक्वल टू यहाँ पे आएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर हो गया। ये रिलेशन होता है, इसको भी याद रखिएगा।
यहाँ पे 4a, तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, बीसी। ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीसी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बीसी का स्क्वायर। यहाँ पे 4bc का स्क्वायर। देखिए ये क्या है, ये बीसी है, यहाँ पे बीसी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे बीसी का स्क्वायर कर लीजिए, 4 का गुणा है, 4 गुणा कर लीजिए, बराबर। यहाँ पे d1 क्या है, इसमें d1 क्या है, यहाँ देखिए d1, ये विकर्ण यहाँ से यहाँ तक की ये क्या है, d1 है। यहाँ से ये विकर्ण क्या है, d1 है। यहाँ पे विकर्ण दिया है d1, तो d1 यहाँ पे मतलब bd है, क्या है, bd। यहाँ देखिए d1 है, d1 तो यही हमने विकर्ण माना है ना, d2 किसको माना है, तो bd का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए d2 क्या है, d2 यहाँ पे है ac है, यहाँ पे ac का स्क्वायर। अब देखिए इसको इधर लिख लीजिए, यहाँ पे 4bc का स्क्वायर बराबर यहाँ पे ac का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा bd का स्क्वायर। इससे आपको कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, इससे आपको जो है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए BC यहाँ पे क्या है, BC यहाँ पे है भुजा। BC यहाँ पे क्या है, BC यहाँ पे इस चतुर्भुज की क्या होती है, भुजा हो जाए। इसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे BC की जगह हम लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। यहाँ BC की जगह हम C और D लिख सकते हैं, और BC की जगह हम AD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे 4AB यहाँ पे दिख रहा है ना, 4AB बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर और इसके बाद प्लस BD का स्क्वायर। ये रिलेशन होता है, इसको याद कर लीजिए। सभी यहाँ पे सभी भुजा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ BC आया है, यहाँ पे AB लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं या CD लिख सकते हैं। सभी भुजाएंगे और सभी भुजाएं इसमें बराबर है। यहाँ पे 4AB देखिए स्क्वायर है, 4AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AC यहाँ पे क्या है, विकर्ण है, और यहाँ एक AC ये विकर्ण है और BD भी यहाँ पे विकर्ण है। इसका मतलब ये है कि चारों भुजाओं का अगर वर्ग, सभी भुजाओं को वर्ग करके अगर जोड़ दे, सभी भुजाओं का वर्ग करके अगर जोड़ दे, इसके दोनों विकर्णों के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ देखिए चारों विकर्णों का, चारों भुजाओं को वर्ग करके यहाँ पे जोड़ा गया है। यहाँ देखिए 4a, और फिर इसके दोनों विकर्णों के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है ABCD। अब देखिए इसका मध्य बिंदु यहाँ देखिए AB का मध्य बिंदु यहाँ पे है, और BC का मध्य बिंदु यहाँ पर है, और यहाँ पे BC का मध्य बिंदु यहाँ पे है, और AD का मध्य बिंदु यहाँ पर है। अब इसके विकर्ण जो है, देखिए इसके विकर्ण, इसमें अगर इसके विकर्ण खींच लीजिए AC और यहाँ पे BD। अब यहाँ पे इसके मध्य बिंदु है, ये हमने बताया AB का मध्य बिंदु ये है, और BC का मध्य बिंदु है, और यहाँ CD का मध्य बिंदु है, और ये AD का मध्य बिंदु है। अगर इसके मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, यहाँ पे इसके मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, यहाँ पे इसके मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, यहाँ पे जो आकृति बनेगी, यहाँ पे जो आकृति बनेगी वो कौन सी आकृति होगी। देखिए हमने कल बताया था कि अगर वर्ग से यहाँ पे आसन्न भुजाओं के अगर मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो उसमें वर्ग बनता है, लेकिन ये वर्ग नहीं है, ये समचतुर्भुज है, क्योंकि इसमें थोड़ा खींचा गया। तो इसके अगर इसके मध्य आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, इसमें क्या बनेगा, आयत बनेगा। अब आयत बनेगा, हम कैसे मान लें इसमें आयत बनेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये भुजा क्या है, ए है, ये पूरी भुजा ए है, ये सभी भुजाएं ए है। यहाँ पे ये इतना ये मध्य बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, और ये a/2 हो जाएगा, ए भी a/2, ए भी a/2, ए भी a/2, और ए भी a/2, सभी a/2 हो जाएंगे, a/2। और मध्य बिंदु को नाम दे दीजिए, यहाँ पे क्या है, ABCD हो गया। यहाँ पे मान लेते E है, और यहाँ पे F है, और यहाँ पे G है, और यहाँ पे क्या है, H है। अब देखिए
इसके जो है ये जो है ए सी, इसको जो है दो त्रिभुज में बांट रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है वही समचतुर्भुज है, यही जो यहाँ पे बना है समचतुर्भुज है, और ए सी है यहाँ पे ए बी सी डी। यहाँ पे ए सी जो है इसको दो त्रिभुज में बांट रहा है, एक त्रिभुज तो ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। अब देखिए इस त्रिभुज का ये मध्य बिंदु है, और इस त्रिभुज की देखिए इसकी भुजा का मध्य बिंदु ये है, इसकी भुजा का मध्य बिंदु ये, मध्य बिंदु मिलाते थे। मध्य बिंदु प्रमेय याद कीजिए त्रिभुज में, अगर त्रिभुज आपने पढ़ा होगा तो हमने उसमें मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाया था। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बताया था कि अगर जो है यहाँ पे उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर हम मिला देते हैं तो ये किसके समांतर होगा, ये इसके समांतर होगा। यहाँ पे ये इसके क्या होगा, ये जो है इसके समांतर होगा, और ये मध्य बिंदु को मिलाया है तो ये जो है ये मध्य बिंदु की लंबाई, ये जो ये मध्य बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं यहाँ पे हमने इसको लिया है तो यहाँ पे जी और एच मान लीजिए, जी और एफ मान लीजिए, जी और एफ। तो जी और एफ देखिए हमने बताया था अगर एक त्रिभुज ऐसे लीजिए ए बी सी, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे मिला दीजिए, ये डी है और ये है, तो डी की लंबाई क्या होगी, मध्य बिंदु है तो डी की लंबाई, तो डी की लंबाई क्या होगी, बी यहाँ पे बी सी की आधी होगी, मतलब इसकी ये क्या होगी, आधी होगी, क्योंकि मध्य बिंदु को हमने मिलाया है। मध्य बिंदु प्रमेय में हम ये पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए ये इसके समांतर भी होगा और इसका क्या होगा, आधा होगा। यहाँ पे ये क्या होगा, आधा होगा। यहाँ पे जो ये लंबाई है जो हमने ये खींचा है, ये इस विकर्ण का क्या होगा, इस विकर्ण का, देखिए इस विकर्ण का ये क्या होगा, आधा होगा। यहाँ पे ये जो विकर्ण है ना एसी का, ये क्या होगा, आधा होगा। यहाँ पे जो जी एच है, जी एफ है, ये किसका आधा होगा, एसी का आधा होगा, मतलब एसी बटा 2 हो जाएगा। और फिर और यहाँ पे ये हो गया। अगर हम इसको हटा के दूसरा विकर्ण बनाए, इसको हटा करके दूसरा विकर्ण बनाए, दूसरा विकर्ण मतलब यहाँ पे बीडी वाला, ये वाला विकर्ण, तो यहाँ पे इसको बीडी बनाए। जब बीडी को बनाएंगे तब भी ये देखिए दो त्रिभुज इसको बांट रहा है, दो त्रिभुज बांट रहा है। दो त्रिभुज के यहाँ देखिए इसके ये मध्य बिंदु है और इसका ये मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु को यहाँ पे मिला दीजिए, मध्य बिंदु को मिला दीजिए। तो अभी हमने बताया मिड पॉइंट थ्योरम से, ये जो है ये लंबाई मतलब यहाँ पे जी है और यहाँ पे एच है, तो यहाँ पे जी एच की लंबाई क्या होगी, ये बी डी की क्या होगी, आधी होगी। यहाँ पे जी एच की लंबाई क्या होगी, ये बी डी की आधी होगी, बी डी की क्या होगी, आधी होगी। यहाँ पे ये लंबाई एसी के आधा होगा और ये लंबाई बीडी के आधा होगा। तो यहाँ पे मतलब देखिए ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण आपको लंबा दिख रहा होगा और ये वाला विकर्ण क्या होगा, लंबा होगा, तो ये भी लंबा होगा। और ये विकर्ण आपको छोटा दिख रहा होगा, ये विकर्ण छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पे ये लंबाई जो होगी, ये लंबाई क्या होगी, छोटी होगी। ये लंबाई बड़ी है, ये लंबाई छोटी है, और यहाँ पे इसके मध्य बिंदु को लाएंगे, ये लंबाई ये जो है ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ये भुजा बड़ी होगी, ये भुजा छोटी होगी। यहाँ पे देखिए ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा, अगर ये दोनों बड़े हैं, ये दोनों मान लीजिए ए है और ये बी है, तो यहाँ पे क्या बनता था, आयत बनता था। क्या बनता था, आयत। यहाँ पे देख लीजिए ये क्या होगा, इसमें जो है आयत बनेगा। ये देखिए इसमें क्या बनेगा, आयत बनेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ के वर्ग में क्या बनता है, वर्ग में वर्ग बनता है, लेकिन समचतुर्भुज में अगर इसके आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो क्या बनता है, आयत बनता है। इसको जो है आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, इसमें क्या बनेगा, आयत बनेगा। तो आइए इसमें कुछ क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में सब कुछ हो गया लगभग, अब कुछ नहीं छूटा है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं।